हम लोग पिछली क्लास में क्लोनिंग के बारे में बातचीत किए थे और हमने आपको चर्चा भी की थी कि एनिमल क्लोनिंग और प्लांट क्लोनिंग के बारे में। एनिमल क्लोनिंग के बारे में हम लोगों ने डॉली के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक से डॉली बनाई गई थी। फिर हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर देखा और प्लांट टिश्यू कल्चर के जो रिक्वायरमेंट्स थे उसको देखी और ये भी देखा कि प्लांट टिश्यू कल्चर किस प्रकार से एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की रीढ़ है। आइए चलिए बच्चों उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज कोशिश करते हैं हम लोग ये जानने की सीखने की ह्यूमन क्लोनिंग हो सकती है कि नहीं, और हो सकती है तो कैसे, और ह्यूमन क्लोनिंग अगर होती है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एथिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ जो ह्यूमन क्लोनिंग को बैन करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच वी आर गोइंग टू डील। तो आज हम लोग ह्यूमन क्लोनिंग की बात करेंगे। ह्यूमन क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग का सीधा सीधा मतलब है कि ह्यूमन जैसा, एक व्यक्ति जैसा ठीक वैसा ही दूसरा व्यक्ति बनाना। कैसे? आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल मेथड से ह्यूमन क्लोनिंग करना आसान है और किया जा सकता है, लेकिन इसको किया नहीं गया। किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है वो जान लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे डॉली के केस में किया गया था, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक नाम से ही देखिए बच्चों, सोमैटिक सेल यानी कोई सेल ली जाएगी जिसके अंदर न्यूक्लियस है। सोमैटिक सेल का मतलब होता है एनी बॉडी सेल एक्सेप्ट जनरेटिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज एग और स्पर्म। बॉडी का कोई भी सेल सोमैटिक सेल होता है जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके, जैसे कि एग या स्पर्म, इनको छोड़ के बाकी बॉडी का कोई भी सेल सोमैटिक सेल है। सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, आपको पता है 2n होता है। इसके न्यूक्लियस को निकाल लिया गया जैसे डॉली के केस में किया गया था, और एक एग सेल लिया गया, एग, और एग सेल के न्यूक्लियस को बाहर डिस्कार्ड कर दिया गया और ई न्यूक्लिएटेड एग सेल मिला जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। अब क्या करते हैं बच्चे, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। अब ये जो न्यूक्लियस है इसको एग सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, रीस्टैब्लिश करते हैं, और रीस्टैब्लिश करने के बाद ये 2n एग सेल होगा। ठीक है, अब इसको फिर से इलेक्ट्रिक स्टिमुलस, और विद इन फ्यू डेज होता क्या है, ये 200 से 300 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और इस क्लम्प ऑफ सेल को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, और इस ब्लास्टोसिस्ट को किसी फीमेल के या सरोगेट मदर के वुम्ब में या यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाए तो आफ्टर 9 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड न्यूबॉर्न बेबी, ये जो बेबी बनेगा बच्चों, इट विल बी क्लोन ऑफ whom? क्लोन ऑफ this person to whom this somatic cell belong to. That means कि ये जो सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस लिया गया था, ये जिसका सोमैटिक सेल होगा उसी का क्लोन डेवलप किया गया बाय सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि ह्यूमन क्लोनिंग इस विधि से हुई कि नहीं हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, इवन अमेरिका, कुछ ऐसी कंट्री हैं, इराक के बारे में भी लोग कहते हैं जहां इस तरह की क्लोनिंग हुई और क्लोन बनाए गए।
लेकिन इस क्लोनिंग को, जिसे हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं, दिस क्लोनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसमें क्लोन बनाए गए, कोई ऑफिशियल इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन क्लोन बने। ये क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग बैन है। पिछली भी क्लास में मैंने बताया बैन है, उसके कुछ ग्राउंड हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं आगे थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के बारे में बताता हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के थ्रू हम ह्यूमन क्लोनिंग भी कर सकते हैं, किया जा सकता है बड़े आराम से, लेकिन ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये क्लोनिंग की गई हो। फिर भी ऐसी संभावना है कि कुछ कंट्री इस तरह के खुराफात में लिप्त हैं, जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, यहां तक कि अमेरिका भी। ये क्लोनिंग, जिसे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं, वो बैन है। बैन होने के कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जिनको ये वायलेट करती है, कुछ सोशल इश्यूज हैं उनको वायलेट करती है, कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट है और कुछ एथिकल, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो एक एक करके हम लोग आगे चलेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। ह्यूमन क्लोनिंग कैन बी डन बाय सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, और चित्र बना लें। उसके बाद आइए देखते हैं कि इसे बैन क्यों किया गया। रिप्रोडक्टिव ह्यूमन क्लोनिंग को बैन करने के जो सामाजिक कारण हैं बच्चों, वो ये हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव ह्यूमन क्लोनिंग होने लगेगी तो समाज में परिवार, रिश्ते, यहाँ तक कि शादी जैसे जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशंस, वो कोलैप्स कर जाएंगी। उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई परिवार नहीं रहेगा, तो जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। शायद इस वाक्य से अभी आप इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन ज़रा आप सोचिए, आप छोटे से बच्चे जब थे तो आपको पालने के लिए आपके माँ बाप दोनों का समायोजित प्रयास था, और आप बड़े हुए। आप बड़े हुए और आज आप नौकरी करेंगे, कल नौकरी करेंगे, कल आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, आपके परिवार का हिस्सा होंगे। अगर परिवार टूट जाए इसलिए क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग हुई, आपका संबंध हो ही नहीं, कोई आपका पिता ना हो, कोई आपकी माँ ना हो, तो आपका लालन पालन कौन करेगा? पहली बात। दूसरी बात, जब आपके माँ बाप बूढ़े होंगे या आप स्वयं बूढ़े होंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? तो ये जो सोसाइटी है, इसमें जो फैमिली है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है बच्चों, जिसके कारण ह्यूमन लाइफ सेटल्ड वे में चलती है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वो जो सोशल वैल्यूज़ हैं, अगर क्लोनिंग की जाती है लार्ज स्केल पे, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। परिवार जैसी संस्थाएं ख़त्म हो जाएंगी, मैरिज इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट हमारे आपके समाज पे पड़ेगा, जो कि कतई ठीक नहीं। तो आप इसको लिख सकते हैं, वाई ह्यूमन क्लोनिंग इज बैन, वाई रिप्रोडक्टिव ह्यूमन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव ह्यूमन क्लोनिंग इज बैन। पहला रीजन है सोशल स्ट्रक्चर। will be destroyed. For example, family कैसे डिस्ट्रॉय होगी, इसी को इलैबोरेट करना है आपको। मैरिज इंस्टीट्यूशन, रिलेशन, अब कोई अपनी मां की सौगंध ही नहीं खाएगा, क्लोन है, क्या फर्क पड़ता है? आर यू गेटिंग? सो इन पे बहुत
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैंने आपको बताया है, समझाया है, उम्मीद करता हूँ लिख लेंगे। हाउ दिस सोशल स्ट्रक्चर विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ cloning, because there will be no relation between the clone and other people, and the clone will never relate everyone like family, and hence the family structure will be collapsed. Again, there will be no mother father, so then there will be no family. So need of family will be abolished, and marriage institution, जब क्लोन ही बना लेना है तो मैरिज करने की आवश्यकता क्या? सो दिस विल ऑल्सो हैम्पर मैरिज इंस्टीट्यूशन, एंड अगेन व्हेन फैमिली will not be there, when marriage institution will not be there, so how come you will establish various relation? Either it is blood relation or distant relation, how come you will establish? So it will negatively impact the social structure. सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा, जैसे कि परिवार, विवाह जैसी संस्थाएं और नाते रिश्तेदार। अगर आप देखें, बहुत कीनली देखें, तो इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है एक पूरी लाइफ को लीड करने में। तो ये पहला रीजन दिया गया कि दिस इज द रीजन व्हाई ह्यूमन क्लोनिंग इज बैंड। सोशल स्ट्रक्चर विल बी अबॉलिश्ड। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे चलते हैं। जो दूसरा पोटेंशियल रीजन दिया गया है बच्चों, वो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकार का उल्लंघन। सेकंड है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकार का पूर्णतया उल्लंघन। मानवाधिकार का पूर्णतया उल्लंघन कैसे? मानवाधिकार, हर आदमी को जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी फंडामेंटल राइट है, साथ ही साथ उसे कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले हैं प्रत्येक मानव को। मैं जीवधारी बोलने जा रहा था। प्रत्येक मानव को उसके कुछ बेसिक राइट मिले हुए हैं, जिसे हम ह्यूमन राइट कहते हैं, जो उसके जीवन जीने में सहायक होते हैं। बेसिक राइट का वायलेशन हो सकता है क्लोनिंग के कारण। कैसे? आपको मैंने कल की क्लास में बताया था। क्लोनिंग करके मान लीजिए फिटेस्ट ऑफ ऑल टाइप के जो लोग हैं उनकी क्लोनिंग की गई और उन्हें बना दिया गया भाड़े के टट्टू। सो फिटेस्ट आर्मी, फिटेस्ट क्लोन्ड आर्मी। अब ये क्लोन है तो इनकी न कोई फैमिली है, न इनके रिश्तेदार हैं, न नातेदार हैं, न आगे है न पीछे है कोई रोने वाला, न कोई रोने वाली। तो इन्हें बना दिया गया आर्मी और इनको हमेशा वॉर करने के लिए आगे भेज दिया जाता। क्यों? क्योंकि इनके लॉस पे नो वन इज गोइंग टू मेक एनी ह्यू एंड क्राई। बात तो अच्छी है कि आर्मी हो, मरे चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क ना पड़े, लेकिन है तो ये ह्यूमन, और ह्यूमन है तो इनका ह्यूमन राइट वायलेट होगा कि नहीं, मानवाधिकार का पूर्णतया उल्लंघन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्लोन बना दिए गए। ड्रग ट्रायल आपको पता है, कोई भी दवा बनती है तो बनने से पहले उसका ट्रायल होता है जानवरों पे।
जानवरों के बाद ह्यूमन पे। तो जिनके ऊपर ट्रायल होता है बच्चों, उनकी लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। पता नहीं ड्रग पॉजिटिव इम्पैक्ट करे, नेगेटिव इम्पैक्ट करे, ऐसा इम्पैक्ट करे कि वो रिट्रीव ही ना कर पाए अपनी लाइफ को। लेकिन कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग ट्रायल होता है, ये दिस इज़ आयरनी ऑफ फेट। बहुत सारे लोग बहुत ख़राब लाइफ जीते हैं ड्रग ट्रायल में। दवा का जो प्रयोग होता है कि ये ह्यूमन के लिए उपयोगी है कि नहीं, ऐसे क्लोन मिल जाएं अगर, तो वहाँ ड्रग ट्रायल हो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगेन। लेकिन वो ह्यूमन है तो उनका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ कि नहीं, पहला। दूसरा, ड्रग ट्रायल। तीसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट material. So the human being produced through cloning will be treated as the source of organ transplant material. Are you getting? किसी को किडनी चाहिए, क्लोन का किडनी निकाल लो, एक किडनी निकाल लो, इनसे पहले से ही करार किया हुआ कंपनी ने कि आपकी किडनी निकाल ली जाएगी, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फैमिली एंड दे डू नॉट हैव एनी ह्यूमन राइट। तो इनका ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सारे रीजन ऐसे हैं, पोटेंशियल रीजन बच्चों, जो मानवाधिकार के पूर्णतया उल्लंघन को दर्शाते हैं। इसलिए रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ह्यूमन की बैन है। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, एथिकली जो इन्वॉल्व इन क्लोनिंग, इस तरह के प्रश्न आते हैं यूपीएससी में। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मानवाधिकार का पूर्णतया उल्लंघन। तीसरी बात जो कही गई, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं आगे चलूं। तीसरी बात जो कही गई वो ये कही गई बच्चों कि जो गॉडली अफेयर है, जो भगवान या जो नेचर के द्वारा डिसाइड है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो प्रो लाइफर्स हैं, प्रो लाइफर्स में जैसे कि पोप हैं, रिलीजियस गुरु जो हैं डिफरेंट रिलीजन के, उन लोगों का कहना था कि जो ऊपर वाले ने बनाया है सिस्टम, उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और चूंकि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का बहुत रोल नहीं है तो उसे करना भी नहीं चाहिए। तो एक आप प्रो लाइफर्स का उदाहरण दे सकते हैं, प्रो लाइफर्स। और एक होते हैं प्रो रिसर्चर। प्रो रिसर्चर्स साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व है, और प्रो लाइफर्स वो जो गॉडली अफेयर में विश्वास करते हैं। तो जो प्रो लाइफर्स हैं वो, उनका कहना है कि ये गॉडली अफेयर है, इसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना नुकसान कर बैठे। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में सिर्फ क्लोन तैयार होते हैं बच्चे, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी बात बहुत ही सही है। क्योंकि जो चौथी बात कही जाती है वो यही कही जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि क्लोन बनाने में आप कुछ ऐसा बना दें जो मॉन्स्टर बन जाए, कहीं कुछ ऐसा ना बना दें जो होमो सैपियंस से भी ऊपर की मार्शल रेस हो। मार्शल रेस का मतलब जो मनुष्य को भी अपना गुलाम बना ले, उससे ताकतवर हो, उससे ज़्यादा बुद्धिमान हो, उससे ज़्यादा इक्विप्ड हो, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के कारण। क्योंकि उत्परिवर्तन, सतत परिवर्तन हो रहे होते हैं। आपने क्लोनिंग की और उस क्लोनिंग में कुछ उल्टा सीधा हुआ और एक ज़बरदस्त म्यूटेशन के कारण कुछ ऐसा बना जो कि पूरी मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो। कुछ ऐसा बना जिसके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो, ऐसे वायरस हो। अभी देखिए कोरोना वायरस है, चमगादड़ का सूप पी रहे थे,
सबकी हालत ख़राब किए हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इंटरेक्शन, वो इंटरफेस कुछ भी करा सकता है। कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया इस तरह का बन सकता है, या इवन ह्यूमन स्पीसीज ही अगर आप उसको अल्टर कर रहे हैं लैब कंडीशन में, तो क्या पता म्यूटेशन हो, आप उसे रोक नहीं पाएंगे और हो सकता है वो मनुष्य की विलुप्ति का कारण बने। तो यहाँ तक बातें कही गई और इन सारी बातों का प्रभाव ये रहा बच्चों कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ह्यूमन क्लोनिंग, जब मैं क्लोनिंग कहूँ रिप्रोडक्टिव, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव ह्यूमन क्लोनिंग बैन हुई पूरे विश्व में, इवन भारत में भी। 1998 में इस पे 20 साल का बैन लगाया गया था, 1998। उससे जस्ट पहले इस पे काफ़ी कुछ हो रहा था और ऐसा माना जाता है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया ने क्लोनिंग की है। 1998 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आगे बढ़ के इस पे बैन के लिए संस्तुति की और अगले 20 साल के लिए, 20 इयर्स के लिए रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पे बैन लगा। बाद में लगभग 2004 में, यानी 6 साल के बाद, इस पे दोबारा हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया कि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, न ही इससे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कोई ये रोल प्ले करने वाला है। इसलिए रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को फॉर द टाइम इमॉर्टल हम लोग बैन करते हैं। कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो देखेंगे, फिलहाल अभी निकट भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को बैन किया गया। ठीक है बच्चों, लेकिन एक और क्लोनिंग होती है जिसे हम कहते हैं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग यानी किसी रोग के निदान के लिए क्लोनिंग, और उसमें हम पढ़ते हैं स्टेम सेल को। तो आइए जरा देखते हैं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग क्या है और स्टेम सेल क्या है। तो थेरेप्यूटिक क्लोनिंग बैन नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एथिकल इशू इन्वॉल्व है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग स्टेम सेल रिसर्च को कहते हैं। कैसे होती है आइए जरा देखते हैं। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टेम सेल रिसर्च। स्तंभ कोशिका, कोशिका अनुसंधान, स्तंभ कोशिका अनुसंधान। बच्चों, स्टेम सेल होती क्या है? आपको मैंने बताया सिंगल सेल एग, सिंगल सेल स्पर्म फ्यूज होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है और वो जाइगोट तेजी से डिवाइड करता है। पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 18 सेल स्टेज। 18 सेल स्टेज डिफरेंशिएट होता है और एम्ब्रियो बनाता है। 14 दिन के आसपास जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है, 14 डेज के आसपास का एम्ब्रियो, उसमें जो सेल होती हैं वो सारी की सारी सेल स्टेम सेल कहलाती हैं, स्तंभ कोशिका कहलाती हैं, क्योंकि उन सभी सेल में ये प्लूरिपोटेंसी का गुण होता है, मतलब वो किसी भी ऑर्गन सिस्टम में डेवलप कर सकती हैं। आर यू गेटिंग? और टोटीपोटेंसी का भी उनके अंदर गुण होता है। दैट मीन्स जो 14 दिन से कम का एम्ब्रियो है उसमें जो सेल होती हैं, दे ऑल आर स्टेम सेल एंड दे कैन produce a single individual as well as they can transform into multiple organ system and hence an individual is formed। तो जो स्टेम सेल रिसर्च है बच्चों, वो 14 दिन के छोटे एम्ब्रियो पे आधारित है। एक चित्र मैं बना दे रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। एग प्लस स्पर्म एंड इट कंस्टिट्यूट जाइगोट and zygote divide
into 2-celled stage, then 4-celled stage, further 8-celled, and then 16-celled stage. This is 8-celled and then 16-celled, and when it reaches up to 14 days, ये एम्ब्रियो बनाता है, and this embryo contains hundreds of cells, say for example, और वो सारी की सारी सेल इस स्टेज पे, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिए, 14 दिन अथवा उससे कम का जो एम्ब्रियो होगा, इसकी जो सेल्स होती हैं, ऑल द सेल्स आर स्टेम सेल, ऑल द सेल्स आर स्टेम सेल। इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, 14 दिन से कम के एम्ब्रियो के सारे सेल स्टेम सेल कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टेम सेल को अगर डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करते हैं? दे आर द प्रिमिटिव सेल्स दैट आर नॉट येट स्पेशलाइज्ड। मैं लिख दे रहा हूं, स्टेम सेल को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्टेम सेल they are primitive unspecialized cell that can be either totipotent or pluripotent. That can be either totipotent or pluripotent. प्रिमिटिव अनस्पेशलाइज्ड सेल मतलब प्रारंभिक कोशिकाएं जो अभी प्रीडिस्पोज नहीं हुई है कि वो क्या बनेंगी। वो नर्व सेल बनेंगी, वो स्किन बनेंगी, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनेंगी या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनाएंगी। दे आर नॉट डिस्टिंक्ट येट एंड दे कैन बी transformed into multiple organ as well as the whole organism because they do have totipotency as well as pluripotency। यानी स्टेम सेल को आप किसी भी ऑर्गन में, किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यू में बदल सकते हैं और यही इनका गुण है बच्चों। और इसी गुण के कारण एक नई ब्रांच खुल गई मेडिसिन में, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव मेडिसिन। नाम लिख दे रहा हूं, घबराइएगा नहीं। रीजनरेटिव मेडिसिन, पुनर्उद्भवन औषधि। पुनर्उद्भवन औषधि मतलब पुनः उत्पादन या पुनर्उद्भवन हो जाए ऐसी चीजों का जो खत्म हो गई हो। जैसे मान लीजिए हाथ एम्प्यूट हो गया, पूरा का पूरा हाथ, अब ऐसी स्टेम सेल जो इस हाथ को बना सके। अभी स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन, अभी ऐसी कोशिकाएं खोजी नहीं जा चुकी हैं, ये इतनी आसान नहीं है, बट यस स्टेम सेल रिसर्च इज वेरी मच प्रॉमिसिंग कि किडनी खराब हो जाए और किडनी बना दी जाए स्टेम सेल से।
न्यूरॉन्स खराब हो जाएं, किसी को पैरालिसिस का अटैक आ गया, ब्रेन का कोई पार्ट खराब हो गया हो, हूबहू वैसा ही पार्ट स्टेम सेल रिसर्च से बना दिया जाए। पार्किंसन डिजीज में ब्रेन डैमेज हो गया हो, हूबहू ब्रेन को फिर से बना के रिप्लेस कर दिया जाए। हार्ट कोरोनरी ब्लॉकेज हो गया हो, पूरा का पूरा हार्ट बना के रिप्लेस कर दिया जाए। दीज ऑल आर कैन बी डन ऑन स्टेम सेल रिसर्च। इसे किया जा सकता है। पार्किंसन डिजीज हो, पार्किंसन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, जो न्यूरॉन्स डिफेक्टेड हैं उनको फिर से रीग्रो करा दिया जाए बाय यूजिंग स्टेम सेल। दैट्स व्हाई द ब्रांच ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन इज टर्म्ड एज रीजनरेटिव मेडिसिन, यानी कि जो खो गया है उसको आपने फिर से वापस लाया बाय यूजिंग स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल। कौन होती है स्टेम सेल? लेस देन 14 डे एम्ब्रियो के अंदर जो भी सेल हैं, दे ऑल आर स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है बच्चों? न्यू ब्रांच ऑफ साइंस इन विच the lost organ, lost tissue, lost organ system can be regenerated by using this stem cell research. For example, एक आदमी जल गया, जलने से उसकी 90% स्किन खत्म हो गई। We can grow new skin by using stem cell research. Yes, I am speaking this and this is true. Future truth. Futures ट्रूथ। ऐसा हो सकेगा और बिल्कुल ऐसा हो सकेगा अगर हम स्टेम सेल रिसर्च करें तो। स्टेम सेल दो प्रकार की होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्टेम सेल रिसर्च करें तो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टेम सेल में भी एथिकल इशू इन्वॉल्व है बच्चे। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं स्टेम सेल कितने प्रकार की होती हैं। स्तंभ कोशिकाएं आइडियली दो तरह की होती हैं, लेकिन उनको लैब कंडीशन में बदला जा सकता है कई प्रकार में। हर साल नए नए नाम आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेंगे और जैसे नया नाम पढ़ें उसे आप अपडेट कर लिया करें स्टेम सेल रिसर्च से संबंधित। तो स्टेम सेल दो तरह की होती हैं। एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और दूसरी होती है वेजिटेटिव स्टेम सेल और सोमैटिक स्टेम सेल। सेकेंड वन इज सोमैटिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वही सेल है जो 14 दिन वाले एम्ब्रियो के अंदर होती हैं। एम्ब्रियो 14 डेज, लेस देन 14 डेज एम्ब्रियो के अंदर जो भी सेल है, दे ऑल आर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और सोमैटिक स्टेम सेल शरीर के कुछ भागों में पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो, स्टेम सेल। जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा, उसके अंदर स्टेम सेल पाई जाती हैं एंड दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक स्टेम सेल। जैसे वाल्टन्स जेली, माँ और बच्चे के बीच जो नाभि जुड़ी होती है, उस नाभि के अंदर एक जेली होता है, एक कुशनिंग लिक्विड होता है, उसे वाल्टन्स जेली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एग्जाम्पल 2 वाल्टन्स जेली। वाल्टन्स जेली के अंदर स्टेम सेल होती हैं, दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक स्टेम सेल।
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और सोमैटिक स्टेम सेल में अगर मैं ये कहूं लेमन लैंग्वेज में कि विच वन इज सुपीरियर फॉर रिसर्च, तो ऑब्वियसली इट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बिकॉज दे आर टोटिपोटेंट एज वेल एज प्लूरिपोटेंट. But in case of somatic stem cell, we do not have that much totipotency or pluripotency. They have limited pluripotency. Limited pluripotency, and hence this limited pluripotency limits the research. कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका है, हिंदी में लिख लेते हैं इसको, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, दे आर बेटर, ये काफी अच्छी होती हैं क्योंकि इनमें पूर्ण शक्तता और बहुशक्तता दोनों होती है. अगर हम तुलना करें कायिक स्तंभ कोशिका से, तो यानी कि भ्रूणीय स्तंभ कोशिका कहीं अच्छी है रिसर्च पर्पस के लिए और आउटकम के लिए कायिक स्तंभ कोशिका से, क्योंकि भ्रूणीय स्तंभ कोशिका में टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी पूर्ण शक्तता या बहुशक्तता पाई जाती है बहुत अच्छे अमाउंट में, और वहीं कायिक स्तंभ कोशिका में पूर्ण शक्तता और बहुत शक्तता एक सीमाकारी होती है. तो इसके कारण इसका रिसर्च भी एक सीमा से आगे नहीं जा पाता बच्चों. तो ये दो तरह की स्टेम सेल होती हैं और इनका यूज है रीजनरेटिव मेडिसिन में. रीजनरेटिव मेडिसिन इज अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस और यू कैन से न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन जिसमें हम स्टेम सेल रिसर्च का उपयोग करते हैं. ठीक है बच्चों, आगे चलिए हम लोग देखें जरा स्टेम सेल रिसर्च में एथिकल इशू क्या इन्वॉल्व होते हैं. उससे पहले जरा एक बात और मैं बताना चाहूंगा हाइब्रिड स्टेम सेल के बारे में. तो दो तरह के स्टेम सेल आपने देखी, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और कायिक स्तंभ कोशिका. अगली है हाइब्रिड स्टेम सेल. हाइब्रिड स्टेम सेल, हाइब्रिड स्टेम सेल, हिंदी में कहेंगे संकर स्तंभ कोशिका, इंग्लिश में हाइब्रिड स्टेम सेल. गलती से मैं दोनों हिंदी में देवनागरी में लिख गया. सो हाइब्रिड स्टेम सेल, हाइब्रिड स्टेम सेल संकर स्तंभ कोशिका. जब सोमैटिक सेल को यानी कि कायिक कोशिका को सोमैटिक सेल को जेनेटिकली रीप्रोग्राम्ड आनुवांशिक रूप से बदल दिया जाता है रीप्रोग्राम्ड की हिंदी मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रही है, तो आप समझे आनुवांशिक रूप से उन्हें पुनः प्रीडिस्पोज या प्रोग्राम कर दिया जाए कि वो स्टेम सेल की भांति व्यवहार करने लगे. इस तरह से रीप्रोग्राम किया जाए, जेनेटिकली रीप्रोग्राम इन अ वे दैट दे बिहेव लाइक स्टेम सेल, देन दो सोमैटिक सेल विल बी टर्म्ड एज हाइब्रिड स्टेम सेल. हाइब्रिड स्टेम सेल, हाइब्रिड स्टेम सेल.
यानी कि जो सोमैटिक कोशिका है, सोमैटिक मतलब बॉडी की कोई भी सेल हो, उसे जेनेटिकली रीप्रोग्राम यानी कुछ ना कुछ जेनेटिक एक्सचेंज होता है या जेनेटिक फेरबदल होती है, कुछ जीन एक्सप्रेस होते हैं, कुछ नहीं होते, उस प्रिमिटिव कंडीशन में उसे रीप्रोग्राम कर दिया जाए तो वो सोमैटिक सेल स्टेम सेल जैसा बर्ताव करने लगती है और उसे हम हाइब्रिड स्टेम सेल कहते हैं। ये बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं, लेकिन चूंकि ऐसा किया गया और क्या पता इस हाइब्रिड स्टेम सेल से स्टेम सेल रिसर्च कराया जाए आने वाले फ्यूचर में तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए। फिलहाल इसके नाम को याद रखिएगा, हाइब्रिड स्टेम सेल किसे कहते हैं बच्चों। यूज ऑफ स्टेम सेल की बात जब करेंगे, रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन में आपको मैंने बता दिया, बर्न केस हो, न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, ऐसे सब केस में, या ऑर्गन एम्प्यूटेशन हो, ऑर्गन डोनेशन हो, इन सारी जगह आप स्टेम सेल का यूज कर सकते हैं। तो एक लिस्ट में दे रहा हूं यूजेस। यूजेस में पहला स्किन बर्न रिप्लेसमेंट, हिंदी है जली त्वचा को पुनः पुनः बनाने में। दूसरा न्यूरो डीजनरेटिव रोग जैसे कि पार्किंसन, अल्जाइमर, लीग सिंड्रोम आदि के इलाज में। ठीक है बच्चों। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एवं थैलीसीमिया के उपचार में, थैलीसीमिया के उपचार में। चौथा आप कह सकते हैं बच्चों विभिन्न प्रकार के अंगों के निर्माण में। विभिन्न प्रकार के अंग जैसे किडनी, लीवर, आंख इत्यादि, विभिन्न प्रकार के अंगों के निर्माण में। और इसमें कुछ ऐसे यूज है बच्चों जो कि हो रहे हैं, जैसे कि आंख की कॉर्निया। एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, LV प्रसाद इंस्टीट्यूट फॉर आईज, आई थिंक इट इज इन चेन्नई, जहां पे स्टेम सेल रिसर्च के थ्रू आंख का इलाज, मतलब कॉर्निया खत्म हो गई है, उसका इलाज किया जा रहा है। LV प्रसाद रिसर्च इंस्टीट्यूट, आंख का इलाज। और रिलायंस बायोटेक है वहां पे है, सॉरी ये दिस इज इन हैदराबाद, नॉट इन चेन्नई, दिस इज इन हैदराबाद। मुझे लग रहा था मैंने कहीं गलती की है, दिस इज इन हैदराबाद। LV प्रसाद इंस्टीट्यूट फॉर आई या आई इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ नाम है, हैदराबाद में है, जहां स्टेम सेल रिसर्च से आंख का इलाज हो रहा है बच्चों। किडनी और लीवर भी बनाए जा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसे रोगों का इलाज हो रहा है, और इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग इन
क्योरिंग न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। तो कुल मिलाकर के ये रिसर्च बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन इस रिसर्च में कुछ ऐसे एथिकल इशू इन्वॉल्व हैं बच्चों, जिसके कारण इस रिसर्च को करने का इस रिसर्च पे बैन भी है और मन भी नहीं करता। वो एथिकल इशू क्या है आप अब तक समझ गए होंगे, न समझे हो तो आइए चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि स्टेम सेल रिसर्च में ऐसा क्या है जिसके कारण यह रिसर्च इतना प्रॉमिसिंग होते हुए भी, इतना अच्छा रिजल्ट देते हुए भी इसे आगे बढ़ने के लिए लोग रोकते हैं? लोग का मतलब जो कम्युनिटी है, जो प्रो लाइफर्स हैं, या जो हमारे आप जैसे लोग हैं। शायद आप भी जब जान जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इस रिसर्च को नहीं करना चाहिए और कुछ रास्ते ढूंढने चाहिए। तो ज़रा सोचिए, दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए। तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है इस रिसर्च में जिसके कारण इस पे रोक लगाने की मांग, या यूं कह लीजिए ये उतना प्रिवेलेंटली नहीं हो रहा है डिस्पाइट ऑफ इट इज सो प्रॉमिसिंग। तो घोड़े दौड़ा चुके होंगे, आइए मैं छोटी सी बात है बता दूं। इस रिसर्च में आपने देखा कि जो एम्ब्रियो यूज होता है वो 14 दिन का एम्ब्रियो है और वो ह्यूमन एम्ब्रियो है। और स्टेम सेल एक एम्ब्रियो से तो निकलेगा नहीं, हजारों एम्ब्रियो आपको स्टेम सेल निकालने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो प्रो लाइफर्स कहते हैं कि हम इतने क्रूर और निष्ठुर नहीं हो सकते कि अपने इलाज के लिए, अपना जीवन अच्छा करने के लिए एक पोटेंशियल ह्यूमन लाइफ को खत्म कर दें। क्या हम इतने निष्ठुर हैं? और यही सबसे बड़ा एथिकल इशू इन्वॉल्व है स्टेम सेल रिसर्च में, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी स्टेम सेल आर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम 14 days less embryo. Are you getting? And when you isolate stem cell from these embryo are destined to die. And actually these embryo are potential human life. अगर इन्हें छोड़ दिया जाए कुछ दिन तक तो ये जो है एक मनुष्य बन सकते थे। तो it is liable to a murder or killing of human being. तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया बच्चों। आपको भी लग रहा होगा इतने सारे एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर दिया गया। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर अल्जाइमर्स, सर पार्किंसन, पैरालिसिस, एम्प्यूटेड ऑर्गन, किडनी, लीवर, ये सब कुछ बदला जा सकता है। कितनी अच्छी रिसर्च है, लेकिन हम इतने भी सेल्फिश ना हो जाएं कि हम ह्यूमन लाइफ को ही ख़त्म कर दें एक लाइफ बचाने के लिए। ये तो एथिकल इशू है इन्वॉल्व। साइंटिस्ट क्या कहते हैं जो इस रिसर्च से संबंधित है, उनका कहना है कि सर आप हर बार, हर साल बहुत सारे एम्ब्रियो एबॉर्शन के थ्रू डिस्कार्ड हो जाते हैं। बहुत सारे एम्ब्रियो जब असिस्टिव रिप्रोडक्टिव मेथड जैसे IVF है या कुछ ऐसे जो टेक्निक है सरोगेसी, इसमें कई सारे एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। उनमें से 1-2 एम्ब्रियो जो सबसे अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनको एक एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है, बाकी सारे एम्ब्रियो फेंक दिए जाते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो एम्ब्रियो जो आप फेंक देते हैं वो वास्तव में उपयोग में लाए जा सकते हैं। वह तो आप नहीं कहते कि वो जो है लॉस है ह्यूमन लाइफ का, और इतने अच्छे रिसर्च को आप मना करते हैं। तो बच्चों आपको इन दोनों बातों में एक इक्विलिब्रियम ला के रखना होगा। दोनों बातें अपनी जगह सही है। एक आदमी चाहता है कि जो लोग हैं जो लाइफ नहीं जी पाए किसी कारण से, किसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज से, उनको एक अच्छी लाइफ मिले, और दूसरा ये कहता है पक्ष कि ऐसा करने से हम जो लाइफ आने वाली है उनको ख़त्म करेंगे। दोनों अपनी जगह सही है। बीच का रास्ता ये है बच्चों कि हमारे पास सोमैटिक स्टेम सेल्स भी हैं।
साथ ही साथ हमने हाइब्रिड स्टेम सेल्स भी बनाए हैं। तो कुछ ऐसी युक्ति खोजें, आने वाले समय में रिसर्च करें कि हम स्टेम सेल जैसा सेल कॉलोनी बना सकें, जिससे स्टेम सेल रिसर्च हो सके और वो सारी चीज़ें जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से बनाई जा सकती हैं उससे बनाई जाए। तो यही बात आकर के दोनों में कहीं ना कहीं एक साम में ले करके हम बात को ख़त्म करते हैं कि द स्टेम सेल रिसर्च इज़ सो प्रॉमिसिंग दैट वी कैन हैव अ रीजनरेटिव मेडिसिन, अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, बट येस एथिकल इशू इज इन्वॉल्व दैट सो मच ऑफ एम्ब्रियो human potential human life will be lost, but we can go forward by using somatic stem cell, by using hybrid stem cell technology, and evolving in further research. We can adhere with the stem cell research in order to get the remedies of these dreaded disease. यहीं आकर के आपकी स्टेम सेल रिसर्च का एथिकल इशू को बैलेंस करते हुए आप लिखेंगे, और ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा जब आप लिख रहे हो इस तरह के उत्तर, इस तरह का ऐसे या इस तरह के अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो। साथ ही साथ चूंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपने दिया कि स्टेम सेल रिसर्च आगे क्या, तो आगे कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं जो करंट इश्यूज हैं, आप उसको ध्यान में रखिए। और उसमें से मैं एक चीज़ आपको बता दूं, स्टेम सेल कॉलोनी के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि स्टेम सेल कॉलोनी क्या है। तो आइए, ये एथिकल और सोशल इशू जो इन्वॉल्व है वो मैंने आपसे चर्चा कर दी। अब हम लोग आइए बात कर लेते हैं स्टेम सेल कॉलोनी की। स्टेम सेल कॉलोनी, अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में आपसे बात की थी, मैंने आपको बताया था टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में, यानी उसमें कल्चर मीडियम चाहिए था, न्यूट्रिएंट चाहिए, फूड चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक उसी प्रकार से क्या हम स्टेम सेल को भी कल्चर मीडियम में ग्रो करा सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, लेकिन ये स्टेम सेल दे आर वेरी ससेप्टेबल to environment. That means any perceptible change in environment can lead to devastation of these stem cell colony. ये stem cell colony अगर आप डिफाइन करना चाहो, परिभाषित करना चाहो, तो ठीक वैसी ही है, समझ लो, लिख तो आप अपने से लोगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने प्लांट टिश्यू कल्चर में कल्चर मीडियम पे कंड्यूसिव कंडीशन में प्लांट के सेल को ग्रो कराया था, उसी प्रकार कल्चर मीडियम पे स्टेम सेल को ग्रो करा के उसकी कॉलोनी बनाई जाए। और ऐसा हुआ है पूरे विश्व में। अभी 78, केवल 78 स्टेम सेल कॉलोनी बनी है। ठीक है बच्चों, जस्ट 78 स्टेम सेल कॉलोनी मेंटेन्ड है। खासियत ये होती है बच्चों कि इस स्टेम सेल कॉलोनी से आप स्टेम सेल निकाल सकते हो। स्टेम सेल रिसर्च के लिए आपने निकाल लिया, और जो बची हुई स्टेम सेल हैं वो फिर से ग्रो कर जाएंगी, वो कॉलोनी फिर से रिप्लेनिश कर जाएगी। दैट मीन्स ऑटो रिप्लेनिश कॉलोनी, ऑटो रिप्लेनिशेबल कॉलोनी, यानी जब आप इसमें से स्टेम सेल निकाल के रिसर्च के लिए आप ले गए, तो जो स्टेम सेल थी वही फिर से ग्रो करके फिर से स्टेम सेल कॉलोनी बना लेगी। बस आपको ध्यान देना है एनवायरमेंटल कंडीशन, जो वहाँ पे लैब कंडीशन है वो सिमिलर रहे, जो कि बहुत ही टफ टास्क होता है लैब कंडीशन को सिमिलर बनाना। तो स्टेम सेल कॉलोनी 78 स्टेम सेल्स आर वर्ल्ड वाइड, और आउट ऑफ दीज 78 2 आर प्रेजेंट इन इंडिया। 2 भारत में है, एक कहां है? रिलायंस बायोटेक मुंबई, रिलायंस बायोटेक मुंबई, और दूसरा बेंगलोर में है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस
दूसरा है नेशनल, यहां शायद न दिख रहा हो, मैं यहां लिख देता हूं। दूसरी स्टेम सेल कॉलोनी है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, इट इज इन बेंगलुरु। So, two stem cell colony are present in India. Stem cell colony क्या है? Auto replenishable artificially cultured stem cell colony, जो कि लैब कंडीशन में मेंटेन रहती हैं। इसे मेंटेन करना ही सबसे टफ टास्क है, बिकॉज दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू इन्वायरमेंट, एंड जस्ट 78 colonies, stem cell colonies are present worldwide, and out of these 78, 2 are present in India. One is in Reliance Biotech, or Reliance Biotechnological Research Institute, it is in Mumbai, and second one is National Center for Biological Science, which is in बेंगलुरु। यहाँ स्टेम सेल कॉलोनी है। अब देखिए, फ्यूचर में स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक और सोमेटिक स्टेम सेल का झगड़ा छूटा और हम स्टेम सेल कॉलोनी तक पहुंचे। आने वाले समय में हम इस ससेप्टेबल गए, ऐसी मशीनरी बना लिए, ऑटोमेटेड रोबोट बना लिए, जिसमें स्टेम सेल कॉलोनी को मैनुअली कंट्रोल ना करना हो, रोबोटिक्स से कंट्रोल करना हो, कंप्यूटर से कंट्रोल करना हो, जो कि टफ टास्क है। तो हम आने वाले समय में इस तरह की बहुत सारी स्टेम सेल कॉलोनी बनाएंगे, और अगर ऐसा कर जाते हैं तो हम आने वाले समय में रीजनरेटिव मेडिसिन से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। एक बार आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं स्टेम सेल रिसर्च पे तो आप उसे लिख लेंगे। और न्यूज़पेपर में रिसेंटली कुछ भी ऐसा आता हो स्टेम सेल से, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। इतना तो अपेक्षा मैं आपसे कर सकता हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।